Hello dear students. Today's lecture is about transient ischemic attack. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIA के नाम से जाना जाता है, वो एक्चुअल में क्या होती है। A transient ischemic attack or TIA is a temporary period of symptoms similar to those of a stroke. A TIA usually lasts only a few minutes and doesn't cause permanent damage. तो देखो, सबसे पहले इसके नाम में ही इसकी जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है कहीं ना कहीं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी या फिर क्षणिक, यानी बहुत ही थोड़े समय के लिए जो भी चीज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो चीज होती है उसको ट्रांजिएंट बोला जाता है। और इस्केमिक जो वर्ड है वो आया है इस्केमिया से। तो इस्केमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और ब्लड सप्लाई कम होने से ब्लड वेसल्स में उस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या उत्तक हैं वो मर जाते हैं, ये हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की बात हो रही है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है वो एक ऐसा अटैक है जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है, और हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है वो स्ट्रोक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है। इसके सिम्टम जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। ब्रेन स्ट्रोक से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते सिम्टम होते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ब्रेन स्ट्रोक जो है उसमें ब्रेन में परमानेंट डैमेज होता है और काफ़ी लंबे समय तक इसके साइन एंड सिम्टम रह सकते हैं, यानी रिकवरी में काफ़ी लंबा समय लग सकता है ब्रेन स्ट्रोक से। जबकि जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है TIA, ये कुछ मिनट तक होता है और इसमें परमानेंट डैमेज नहीं होता है। लेकिन TIA को एक साइन माना जाता है स्ट्रोक का, कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है तो फ्यूचर में उसको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। TIA को कई बार मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसे मैंने अभी बताया कि TIA को, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को ब्रेन स्ट्रोक के लिए एक वार्निंग साइन माना जाता है। About 1 in 3 people who has a transient ischemic attack will eventually have a stroke, with about half occurring within a year after the transient ischemic attack. तो मोस्टली जो है वो 3 लोगों में से एक व्यक्ति को अगर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है तो 1 साल के अंदर अंदर उसको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। A transient ischemic attack can serve as both a warning of future stroke and opportunity to prevent it. तो हम इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या TIA अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो इसको एक वार्निंग साइन माना जा सकता है कि फ्यूचर में उस व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और हम प्रिवेंशन ले सकते हैं उस चीज की कि ब्रेन स्ट्रोक ना हो उस व्यक्ति को। A warning sign for a TIA are the same as a stroke and sudden onset of the following. तो TIA के जो वार्निंग साइन होते हैं वो सेम स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, वैसे ही लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। और अगर अचानक से ऑनसेट होता है TIA का तो इस तरह के साइन एंड सिम्टम जो है व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यूजुअली लास्ट ए फ्यू मिनट्स, मोस्ट साइन एंड सिम्टम डिसअपीयर विद इन एन आवर, दो रेयरली सिम्टम में लास्ट अप टू 24 आवर्स। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है वो
कुछ मिनट तक ही रहता है व्यक्ति में। जनरली ज्यादातर जो साइन एंड सिम्टम है वो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं, और कई बार रेयरली ये चांस होते हैं कि व्यक्ति में वो सिम्टम जो है 24 आवर्स तक रहते हैं, लेकिन 24 आवर्स के अंदर टीआईए के सारे लक्षण व्यक्ति में खत्म हो जाते हैं। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया और 24 घंटे में ठीक हो गया उसका पैरालिसिस। तो ये कंडीशन आपने अगर किसी व्यक्ति में देखी है कि बोलते हैं 24 घंटे में उसका पैरालिसिस ठीक हो गया, लकवा ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ था। अगर उस व्यक्ति को कहीं नहीं भी ले जाया जाएगा तो भी ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम है 24 आवर्स, तो ज्यादातर लोगों के जो सिम्टम हैं वो 1 आवर में ही खत्म हो जाते हैं। रेयरली चांस होते हैं कि टीआईए के सिम्टम 24 घंटे तक रहें। The sign and symptom of a TIA resemble those found early in a stroke and may include sudden onset of weakness, numbness, or paralysis in your face, arm, or leg, typically on one side of your body. तो टीआईए के जो लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं वो हैं कमजोरी आ जाती है, सुन्न हो जाते हैं जितने भी उसके बॉडी पार्ट हैं, पैरालिसिस आ जाता है, फेस में आ सकता है, उसके हाथ या पैर में पैरालिसिस या लकवा हो सकता है, और ज्यादातर जो है वो बॉडी की एक साइड को इफेक्ट करता है। टीआईए या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी बॉडी के एक साइड में, उसके फेस में, हाथ में या पैर में पैरालिसिस या लकवा या सुन्नपन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी टीआईए के साइन एंड सिम्टम की, कि लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं। स्लर्ड और गार्बल्ड स्पीच और डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अदर्स, यानी कि व्यक्ति के बोलने की क्षमता प्रभावित होती है, व्यक्ति जो है टूटी फूटी भाषा में बोलता है, साफ समझ नहीं पाते हैं हम उसकी भाषा को, और दूसरे लोगों को समझने में परेशानी होती है, दूसरे लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है। ब्लाइंडनेस इन वन और बोथ आईज और डबल विजन, एक या फिर दोनों आंखों से अंधा हो सकता है व्यक्ति, या फिर डबल विजन उसमें हो सकता है, यानी कि उसको कोई भी एक स्टिमुलस की जगह डबल दिखने लग जाते हैं वो स्टिमुलस, तो ये कंडीशन आ सकती है। वर्टिगो और लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, व्यक्ति का बैलेंस जो है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, उसके कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है, व्यक्ति ठीक तरीके से चल नहीं पाता है, लड़खड़ा कर चलेगा, कोई भी काम करेगा तो वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। You may have more than one TIA and the recurrent sign and symptom may be similar or different depending on which area of the brain is involved. तो व्यक्ति को पॉसिबल है कि एक बार में एक ही ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो और कई बार एक के बाद एक कई टीआईए भी व्यक्ति को हो सकते हैं, और अलग अलग अटैक में व्यक्ति में अलग अलग तरह के साइन एंड सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट हुआ है टीआईए में, ब्रेन के कौन से पार्ट में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, या ब्रेन के कौन से पार्ट में ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स में कम हो गई है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति में। व्यक्ति को दूसरों की बातें समझने में भी परेशानी हो सकती है, हो सकता है उसका जो है वो वर्निक एरिया अगर इफेक्ट हुआ है तो वो दूसरों की बोली गई बातों को या उनकी भाषा को भी नहीं समझ पाएगा। अगर ब्रोका एरिया इफेक्ट हुआ है तो वो बोल नहीं पाएगा ठीक तरीके से। सीवियर हेडेक विद नो अपेरेंट कोज, बिना किसी कारण के बहुत ही ज्यादा तेज सिर में दर्द होता है। एबनॉर्मल सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो उनका जो टेस्ट और स्मेल की जो सेंस है वो एकदम से असामान्य हो जाती है। Educate yourself on the warning sign of stroke and do it fast. तो देखो फास्ट के रूप में इसके साइन एंड सिम्टम को
जो है वो कंसीडर किया जाता है, फास्ट वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए कि ये अगर 4 सिम्टम किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को TIA हो गया है। फर्स्ट है फेस ड्रॉपिंग। अगर किसी व्यक्ति का एक तरफ का फेस जो है वो एकदम से फेस ड्रॉप कर जाए, यानी कि उसका मुंह टेढ़ा हो जाए या विकृति आ जाए उसके एक साइड के फेस में। दूसरा है आर्म वीकनेस। अगर बॉडी के किसी भी एक तरफ के साइड में उसकी जो आर्म है, उसकी जो बाजू है, उनमें कमजोरी लगे, वो उठा ना पा रहा हो अपनी बाजू को या हिला नहीं पा रहा हो आर्म को। थर्ड है स्पीच सलर्ट। अगर बोल नहीं पा रहा हो, वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही है या तुतला के बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहा है वो। एंड अगर ये तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं किसी व्यक्ति में, इसका मतलब है टी टाइम टू कॉल 911। यानी कि अगर ये 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि उसको TIA हुआ है। और 911 मेडिकल इमरजेंसी का नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये कि 911 पर कॉल करके, या जो भी मेडिकल इमरजेंसी का नंबर है आपकी कंट्री में या आपके रीजन में, उस मेडिकल इमरजेंसी के नंबर पर कॉल करके जल्दी से उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। TIA फ्यूचर स्ट्रोक का सिग्नल माना जाता है। इसकी वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए और ट्रीटमेंट में डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन है कॉजेज ऑफ TIA, कि कारण क्या रहते हैं TIA के। A transient ischemic attack has the same origin as that of ischemic stroke, the most common type of stroke. तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होने के जो कारण हैं वो सेम वही रहते हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण रहते हैं। इन एन इस्केमिक स्ट्रोक, a clot blocks the blood supply to part of your brain. तो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू सम क्लॉट और ड्यू टू सम ब्लॉकेज। तो ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्लॉट की वजह से, क्लॉट बनने की वजह से या दूसरे किसी रीजन की वजह से ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाती है तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक होना माना जाता है। In a transient ischemic attack, unlike a stroke, the blockage is brief and there is no permanent damage. तो डिफरेंस पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में स्ट्रोक की तरह से ब्लॉकेज जो है वो बहुत लंबी नहीं चलती है और परमानेंट डैमेज नहीं होता है। यानी ब्लॉकेज बहुत थोड़े समय के लिए होती है और बहुत थोड़ी मतलब वो डैमेज जो है परमानेंट ना होके वो अस्थायी होता है डैमेज ब्रेन के पार्ट्स। तो कोजेस में फर्स्ट कोज है इसका बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फैटी डिपॉजिट कॉल्ड प्लेक्यूज, और हम इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो फर्स्ट कोज हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में कि हमारे ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल लिए हुए फैटी एसिड्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और प्लेक्यूज का निर्माण करते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है थक्का जम जाता है हमारी ब्लड वेसल में, और उस थक्के के जमने की वजह से क्या होता है ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है हमारे ब्रेन के पार्ट में, और ब्लड सप्लाई कम होने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। प्लेक्यूज कैन डिक्रीज द ब्लड फ्लो थ्रू एन आर्टरी और लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लॉट। तो प्लेक्यूज क्या करती है, प्लेक्यूज पर्टिकुलर आर्टरी में ब्लड फ्लो को कम कर देती है, जिसकी वजह से उन ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज में क्लॉट बन जाता है। A blood clot moving to an artery that supplies your brain from another part of your body, most commonly from your heart, also may cause a TIA. तो अब ब्लड क्लॉट जो है वो देखो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ब्लड क्लॉट हो सकता है कि वो उस ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट में ही बना हो, दूसरा एक ब्लड क्लॉट हो सकता है कि वो आपके बॉडी के किसी और पार्ट में बना हो
और वो ब्लड के साथ मूव करता हुआ आपके ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो नॉर्मली जो है देखा जाता है कि अगर मूव करके पहुंचता है ब्रेन तक तो जनरली वो हार्ट में वो क्लॉट बनता है, और हार्ट से, क्योंकि सारी जो हमारी ब्लड सप्लाई है हार्ट करता है सारी हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई, तो नॉर्मली हार्ट में वो क्लॉट बनता है और हार्ट से ब्लड सप्लाई होते हुए वो क्लॉट जो है ब्लड के साथ साथ हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहां जाकर ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल्स या ऊतक हैं हमारे ब्रेन के वो डैमेज हो जाते हैं और व्यक्ति को टीआईए हो जाता है। दूसरा जो कोज है वो है ब्लड क्लॉट्स। जैसा अभी बताया, तो ब्लड क्लॉट्स एक लीडिंग कोज है मिनी स्ट्रोक या टीआईए के। दूसरे जो कोजेस हैं जिनकी वजह से टीआईए हो सकता है वो है हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, कि बीपी अगर हाई रहता है किसी व्यक्ति का तो उसकी वजह से भी टीआईए हो सकता है व्यक्ति को। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस और नैरोड आर्टरीज कोज्ड बाय प्लेक्यू बिल्डअप इन और अराउंड द ब्रेन, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी टीआईए हो सकता है। कैरोटिड आर्टरी डिजीज which occurs when the internal or external carotid artery of the brain is blocked, usually caused by atherosclerosis. तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो आर्टरी का नाम है जिसमें अगर ब्लड क्लॉट की वजह से या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन में होती है वो अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से भी टीआईए हो सकता है। डायबिटीज अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको भी टीआईए होने के चांसेस रहते हैं। हाई कोलेस्ट्रोल अगर किसी व्यक्ति में है, कोलेस्ट्रोल लेवल हाई है अगर किसी व्यक्ति को, तो वो भी एक कारण बन सकता है टीआईए का। इसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर्स। Some risk factors for a transient ischemic attack and stroke can't be changed. Others you can control. तो जब रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो कुछ एक रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो सकता है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ एक रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन रिस्क फैक्टर की जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। You can't change the following risk factor for a transient ischemic attack and stroke, but knowing you are at risk can motivate you to change your lifestyle to reduce other risk. तो कुछ एक रिस्क फैक्टर अभी जैसे हमने बात करी कि ऐसे होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए या उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, जिससे फ्यूचर में जो है उनको टीआईए ना हो, और अगर टीआईए किसी व्यक्ति को हो गया है तो फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक उनको ना हो। तो पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। योर रिस्क मे बी ग्रेटर इफ वन ऑफ योर फैमिली मेंबर हैज हैड टीआईए और अ स्ट्रोक। तो अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या ब्रेन स्ट्रोक रहा है तो आपको भी ज्यादा रिस्क है टीआईए होने का। सेकेंड है एज। Your risk increases as you get older, especially after age 55. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें टीआईए होने का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि 55 एज के बाद रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेक्स, men have slightly higher risk of TIA and a stroke, but as women age their risk of a stroke goes up. तो जो मैन हैं उनको विमेन से ज्यादा रिस्क रहता है टीआईए होने का, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है आफ्टर 40 ईयर जो है वो फीमेल में भी उतना ही चांस रहता है, फीमेल में भी उतना ही चांस रहता है टीआईए होने का एज बढ़ने के साथ साथ। प्रायर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, अगर पहले से आपको टीआईए हुआ है, पहले आपको टीआईए हो चुका है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है सिकल सेल डिसीज। Stroke is a frequent complication of sickle cell disease. Another name for this inherited disorder is sickle cell anemia.
तो सिकल सेल एनीमिया दूसरा नाम है सिकल सेल डिजीज का। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप्ड ब्लड सेल्स कैरी लेस ऑक्सीजन and also tend to get stuck in artery bars, hampering blood flow to the brain। तो जो सिकल की शेप में ब्लड सेल्स होती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन लेकर चलती हैं। दूसरा, आर्टरी वाल्स में उनके स्टक होने के चांसेस या उनके अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लोट बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं और ब्लड फ्लो ब्रेन में कम हो जाता है। However, with proper treatment of sickle cell disease, you can lower your risk of stroke। तो सिकल सेल डिजीज में किसी पर्टिकुलर पर्सन में जो है वो सिकल शेप की ब्लड सेल्स जो हैं वो रिस्क क्रिएट करती हैं टीआईए होने का, या सिकल सेल्स जो हैं वो रीजन बनती हैं ब्लड क्लॉट बनने का। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए सिकल सेल डिजीज या एनीमिया का तो रिस्क को कम किया जा सकता है। You can control or treat a number of factors including certain health condition or lifestyle choices that increase your risk of a stroke। Having one or more of these risk factors doesn't mean you will have a stroke, but your risk increases if you have two or more of them। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करके हम टीआईए होने के खतरे से बच सकते हैं। तो फर्स्ट है हेल्थ कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर। The risk of a stroke began to increase the blood pressure reading higher than 140 upon 90 millimeter of mercury। Your doctor will help you decide on a target blood pressure based on your age, whether you have diabetes and other factors। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हम टीआईए से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई रहता है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बीपी को मैनेज करके टीआईए से बचा जा सकता है। सेकंड है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है किसी व्यक्ति का तो उसको भी अपनी डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल बना रहे। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर या फिर हार्ट डिफेक्ट या हार्ट इन्फेक्शन है या एबनॉर्मल हार्ट रिदम है किसी व्यक्ति का, तो उसको भी डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कंट्रोल करके भी टीआईए से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है कैरोटिड आर्टरी डिजीज। The blood vessel in your neck that lead to your brain become clogged। तो कैरोटिड आर्टरी डिजीज में हमारी नेक में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं ये, जो कि ब्रेन में क्लोट बनाने का काम करती हैं। तो कैरोटिड आर्टरी डिजीज का ट्रीटमेंट लेकर इसका टीआईए का रिस्क जो है वो कम किया जा सकता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और पैड के नाम से जाना जाता है इसको, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को। द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू योर आर्म एंड लेग बिकम क्लॉग्ड। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में क्या होता है, हमारे हाथ और पैर की जो ब्लड वेसल है उनमें क्लोटिंग की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वो ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने का कारण बनता है। तो इसका ट्रीटमेंट, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का ट्रीटमेंट लेकर भी टीआईए के रिस्क को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज। तो किसी व्यक्ति को डायबिटीज है उसको भी अपना ट्रीटमेंट ठीक टाइम पर लेना चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल करके भी टीआईए के रिस्क को कम किया जा सकता है। हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन। Elevated level of this amino acid in your blood can cause your arteries to thicken and scar, which make them more susceptible to clot। तो अगर होमोसिस्टीन नाम का अमीनो एसिड होता है हमारे ब्लड में, तो अगर अमीनो एसिड का लेवल अगर बैलेंस्ड नहीं रहता है हमारे ब्लड में तो उसकी वजह से आर्टरीज मोटी हो जाती हैं और वहाँ पर ब्लड के थक्के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से क्लोटिंग हो सकती है हमारे
ब्लड में और उसकी वजह से टीआईए हो सकता है। तो होमोसिस्टीन के लेवल को बैलेंस करके भी टीआईए के रिस्क को कम किया जा सकता है। एक्सेस वेट, तो ओबेसिटी या बहुत ज़्यादा वेट भी कहीं ना कहीं टीआईए के रिस्क को बढ़ाता है, तो वेट कंट्रोल करके भी रिस्क को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो किस तरह की लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो कि रिस्क को बढ़ा देती हैं टीआईए के रिस्क को, वो यहाँ हम बात करेंगे। पहला है सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो उसकी वजह से टीआईए होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोटिंग के चांस को बढ़ा देती है, क्योंकि स्मोकिंग हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, बीपी को हाई कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग ज़्यादा करने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फैटी डिपॉजिट हैं वो हमारी आर्टरीज में हो सकते हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आ सकती है, तो उसकी वजह से टीआईए हो सकता है। सेकंड है फिजिकल इनएक्टिविटी। तो फिजिकल इनएक्टिविटी भी टीआईए के रिस्क को बढ़ाती है, तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। एटलीस्ट हमें दिन में 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। तो पुअर न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन ठीक तरीके से नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी टीआईए हो सकता है। हमें हमारे फूड में फैट का इंटेक जो है वो कम करना चाहिए। बाकी जितने भी प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं, ये सब हमें ज़्यादा रखने चाहिए हमारे डाइट में, तो उससे भी रिस्क को कम किया जा सकता है। हैवी ड्रिंकिंग, पानी हमें यहाँ पर हैवी ड्रिंकिंग, यहाँ अल्कोहल की बात हो रही है। तो अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से भी टीआईए होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप मेल हैं तो 2 से ज़्यादा ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, और फीमेल हैं तो 1 से ज़्यादा ड्रिंक डेली कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। वहीं पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें पीना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम जो है आपको 6 और 8 ग्लास वाटर जो है वो दिन में जरूर पीना चाहिए। यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स। तो ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कोकेन, हेरोइन या और दूसरी जितनी भी ऐसी एडिक्शन वाली ड्रग्स हैं वो नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है प्रिवेंशन की, कि किस तरीके से टीआईए को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सेम वही अभी हमने पीछे जो बात करी वही सब करी जा रही है। फर्स्ट है डोंट स्मोक, स्मोकिंग ना करें। कोलेस्ट्रॉल और फैट की लिमिट रखें अपनी डाइट में, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहें। दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और सब्जियां खाएं। सोडियम लेवल को लिमिट करें, यानी कि नमक जो है, नमक भी कम खाना चाहिए खाने में। बहुत ज़्यादा नमक की वजह से जो है हमारा बीपी लेवल हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अल्कोहल इंटेक को लिमिटेड रखना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी भी तरह की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। हमें ड्रग्स वगैरह नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। और डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को टीआईए हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट रहता है? Several treatment options are available. Mini stroke doesn't cause lasting brain tissue damage or disabilities, but they can be an early warning sign of a stroke. Treatment for mini strokes focuses on starting or adjusting medication that improve blood flow to the brain. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है मिनी स्ट्रोक के लिए। हालांकि मिनी स्ट्रोक हमारे ब्रेन टिश्यूज को लंबे समय के लिए डैमेज नहीं करता है और हमारे शरीर में ब्रेन से रिलेटेड किसी तरह की डिसेबिलिटी या विकलांगता भी नहीं लाता है, बल्कि ये ब्रेन स्ट्रोक होने का एक अर्ली वार्निंग साइन होता है।
तो जब भी मिनी स्ट्रोक या टीआईए का ट्रीटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले उसमें हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती है। It also requires identifying abnormalities that your doctor can fix to reduce your risk of future mini stroke. तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है ताकि आपका जो डॉक्टर है वो आपकी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट कर सके कि किस वजह से मिनी स्ट्रोक हुआ है ताकि फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सके। ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड ड्रग्स, मेडिकल प्रोसीजर एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मेनली ट्रीटमेंट में इंक्लूड होते हैं ड्रग्स या मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ, दूसरा मेडिकल प्रोसीजर जिसमें सर्जरीज आ सकती हैं, और तीसरा है हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना। 3 तरीके से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो पहले ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दी जाती हैं टीआईए के ट्रीटमेंट में। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स मेक योर प्लेटलेट लेस लाइकली टू स्टिक टुगेदर टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है वो क्या काम करती, वो हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में उनको एक दूसरे से चिपकने से बचाती हैं ताकि ब्लड क्लॉट बनने की चांस कम हो जाए। तो यहाँ पर कुछ एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, प्रासग्रेल एंड नीचे एस्प्रिन से ही रिलेटेड एक और ड्रग है एस्प्रिन डायप्रिडेमिन। ठीक है, तो यानी एस्प्रिन हमारे घर में, सबके घर में एस्प्रिन जरूर होनी चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो जल्दी से पेशेंट को एस्प्रिन दी जा सके। एस्प्रिन इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर में एस्प्रिन की टैबलेट जो है वो जरूर हो। Anticoagulants prevent blood clot by targeting protein that cause clotting rather than targeting the platelet. तो एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी में प्रोटीन को टारगेट करते हैं, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स को टारगेट करते हैं। अमीनो एसिड को इस तरीके से बैलेंस करके रखते हैं कि उनकी वजह से या प्रोटीन की वजह से बॉडी में ब्लड क्लॉट ना बने। तो यहाँ पर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स में से कुछ ड्रग के नाम दिए गए हैं। वारफेरिन है, रिवरोक्सबैन है एंड एपिक्सबैन है। तो 3 ड्रग के नाम दिए गए हैं। इनमें से सारी ड्रग्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें से एक ड्रग का नाम भी आप याद रख लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। If you are taking warfarin, you will need close monitoring with blood test to make sure you have the correct doses. For example, अगर आप वारफरीन ले रहे हैं तो आपको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है कि आप ठीक डोज ले रहे हैं या नहीं ले रहे वारफरीन का। Drugs such as rivaroxaban and apixaban doesn't require monitoring. तो बाकी दोनों ड्रग जो हैं रिवरोक्सबैन है या एपिक्सबैन है, इनको उतनी क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मिनिमली इन्वेसिव कैरोटिड इंटरवेंशन, तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इन्वॉल्व्स असेसिंग द कैरोटिड आर्टरीज विद अ कैथेटर। तो इसमें क्या किया जाता है, ये इस सर्जिकल प्रोसेस में कैथेटर की हेल्प से कैरोटिड आर्टरीज में अगर किसी तरह की क्लोटिंग हो गई है तो उसको कैथेटर की हेल्प से हटाया जाता है, उन आर्टरीज को ओपन किया जाता है। द कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू द फेरोमल आर्टरी इन योर ग्रोइन। द डॉक्टर यूजेस अ balloon like device to open up clogged arteries. They will place a stent or small wire tube inside the artery at the point of narrowing to improve blood flow to the brain. तो इसमें डॉक्टर जो है उस कैथेटर की हेल्प से जो भी ब्लॉक्ड आर्टरीज है उनको ओपन करता है और उन आर्टरीज में स्टेंट या स्मॉल वायर ट्यूब होती हैं उनको आर्टरीज में फिट कर देता है जो सर्जन होता है वो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है आर्टरीज में। तो ये वही प्रोसीजर होता है जो आपने सुना होगा कि स्टेंट डलते हैं हार्ट में, या फिर इसी तरीके से सेम जैसे हार्ट में होता है वैसे ही हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में स्टेंट डल सकते हैं। ओनली सिर्फ
हार्ट में ही नहीं होता है, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उनमें ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने के लिए स्टेंट डाले जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से ब्रेन में अगर क्लोटिंग हो गई है तो ब्रेन में भी स्टेंट डाले जा सकते हैं। Next है surgery. You may need surgery to prevent future stroke if you have a severe narrowing of the carotid artery in your neck and are not a candidate for a carotid angioplasty and stenting. Your doctor may recommend a surgery called a carotid endarterectomy. तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों में बहुत ही कम लेवल की क्लोटिंग हुई रहती है उनका तो स्टंटिंग से काम चल जाता है, लेकिन जिन लोगों में ब्लड वेसल्स में क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और आर्टरीज या ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है। फॉर एग्जांपल नेक की जो कैरोटिड आर्टरीज हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हैं और स्टेंटिंग से नहीं उसका इलाज हो पा रहा है, तब डॉक्टर जो है वो दूसरी एक सर्जरी रिकमेंड करते हैं। In the procedure, your doctor clears the carotid arteries of fatty deposit and plaque. This can reduce the risk of another mini stroke or a stroke. तो इस प्रोसीजर में डॉक्टर जो है वो कैरोटिड आर्टरीज में जमा हुए फैटी डिपॉजिट और प्लेक्यूल्स को एकदम से बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को आगे ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट में ही लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हो रही है, ये पहले भी हम कर चुके हैं वैसे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जो कि करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ताकि उसको TIA ना हो और अगर हो गया है तो आगे चल के ब्रेन स्ट्रोक ना हो। तो मेडिकेशन और दूसरे मेडिकल इंटरवेंशन के साथ साथ लाइफस्टाइल को चेंज करना भी जरूरी होता है, जिसमें व्यक्ति को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट कम करना चाहिए अपना, यानी कि बहुत वेट जो है वो आपके BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए, फैट की मात्रा डाइट में कम रखनी चाहिए, फ्राइड और शुगरी फूड यानी कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं या तली हुई चीज़ें हैं उनका इंटेक कम से कम करना चाहिए। पूरी 8 घंटे की नींद जो है वो व्यक्ति को लेनी चाहिए। स्ट्रेस कम से कम व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो किसी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। Improving your control of other medical condition including diabetes, high BP and high cholesterol. अगर व्यक्ति को डायबिटीज है, हाई BP है, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उनको प्रॉपर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो TIA आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू।